हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। डॉक्ट्राइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म में पावर को डिवाइड किया जाता है मल्टीपल वर्टिकल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल्स होते हैं जिसमें पावर्स को डिवाइड किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जब बात आती है डिवीजन ऑफ पावर की अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर दो डॉक्ट्राइन्स को फॉलो किया जाता है पावर को डिवाइड करने के लिए। पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स और दूसरा है द डॉक्ट्राइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ले डाउन किया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को। इस थ्योरी में उनका व्यू था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स को सेपरेट किया जाए। स्टेट में अगर एक ही व्यक्ति को सारी पावर्स प्रदान कर दी जाएंगी तो ये स्टेट के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में प्रदान की जाएं। फेडरलिज्म इस बात को मेक श्योर करता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में इंडिपेंडेंस और कोऑर्डिनेशन बना रहे। हर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है खुद का एक स्कीम ऑफ पावर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर को डिवाइड किया गया है यूनियन और स्टेट के बीच में, और इसके साथ ही एक यूनिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो कि असाइन करता है पावर को यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में वो चीज़ें दी गई हैं जो कि यूनियन और स्टेट्स के लिए कॉमन होती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDC का। स्टेट ऑफ बॉम्बे के द्वारा टैक्स को इम्पोज किया गया था लॉटरीज और प्राइस के ऊपर। यहाँ पर जो टैक्स है उसे एक्सटेंड किया गया था उन न्यूज़पेपर्स पे भी जो कि स्टेट के बाहर पब्लिश होते हैं, पर जिनका काफ़ी बड़ा सर्कुलेशन है स्टेट के अंदर। बेंगलोर के एक न्यूज़पेपर में इसी तरह का प्राइज़ ऑर्गेनाइज किया गया था और उस न्यूज़पेपर का काफ़ी बड़ा सर्कुलेशन था बॉम्बे में। कोर्ट के द्वारा ये स्टेट किया गया था कि यहाँ पर सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस है उस व्यक्ति के बीच में और स्टेट के बीच में जो कि ऐसा टैक्स चार्ज कर रही है। इसलिए ये जो टैक्सिंग लॉ है इसे स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी के ग्राउंड पे। अब जहाँ क्वेश्चन आता है सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस का, तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा हर बार सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स को देखते हुए हर एक केस में अलग तरह से डिटरमाइन किया जाता है कि क्या यहाँ पर सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस है या फिर नहीं है। जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर, जब बात आती है सब्जेक्ट मैटर की तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो पावर है उसे 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये 3 पार्ट्स हैं वो 3 लिस्ट जो कि 7th स्केड्यूल के अंदर मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 चीज़ों को कवर किया गया है, ऐसी बातें जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस रखती हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, बैंकिंग, यूनियन ड्यूटीज़, टैक्सेस, कम्युनिकेशन, करेंसी एट्सेट्रा। स्टेट लिस्ट में 66 चीज़ों को मेंशन किया गया है, ऐसी बातें जो कि स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस रखती हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, फिशरीज, इरिगेशन, एजुकेशन, स्टेट टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। कॉन्करेंट लिस्ट में 47 चीज़ों को मेंशन किया गया है, ऐसी बातें जिनमें पार्लियामेंट का भी इंटरेस्ट है और स्टेट लेजिस्लेचर का भी इंटरेस्ट है। ये कवर करती है सब्जेक्ट्स को जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेंशन करने के लिए कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो किसी अन्य फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाई जाती है। फिर यहाँ पर पर्पस क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को ऐड किया गया। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट को इसलिए ऐड किया गया ताकि कोऑर्डिनेशन और यूनिफॉर्मिटी को बनाया जा सके देश भर में, और जिससे रिजिडिटी को अवॉइड किया जा सके
जब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द लिस्ट्स। ईच एंट्री मस्ट बी इंटरप्रीटेड ब्रॉडली। जो एंट्रीज़ हैं उन्हें यहाँ पर इंटरप्रेट किया जाना चाहिए वाइडेस्ट पॉसिबल मैनर में और एक काफ़ी ज़्यादा लिबरल वे में। इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था इन द केस ऑफ एल होटल्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रीज। भारत के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लियर कट डिवीज़न नहीं दिया गया है पावर का, इसलिए यहाँ पर जुडिशरी को आगे आना होता है जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जब भी बात आती है कॉन्फ्लिक्टिंग एंट्रीज़ की, तो यहाँ पर उनकी लैंग्वेज को वाइडेस्ट स्कोप और एम्पलीट्यूड प्रदान किया जाना चाहिए। पर यहाँ पर कुछ एंट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जो एक दूसरे को डायरेक्टली ओवरलैप करती है और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में होती है। ऐसे समय पर जो डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है उसे अप्लाई किया जाना चाहिए। दोनों एंट्रीज़ को साथ में पढ़ा जाना चाहिए और एक साथ इंटरप्रेट किया जाना चाहिए ताकि इनकंसिस्टेंसी को रिमूव किया जा सके। रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ये डॉक्ट्राइन तब अप्लाई किया जाता है जब यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब किसी लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाया जाता है जो कि दूसरे लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर को भी टच करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब यहाँ पर क्लैश होता है सब्जेक्ट ऑफ लिस्ट 1 और लिस्ट 2, यानी कि जब यहाँ पर क्लैश होता है स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बीच में, तब इस डॉक्ट्राइन को अप्लाई किया जाता है। केरला एसईबी वर्सेस इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के केस में इस डॉक्ट्राइन को अप्लाई किया गया था। कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जब इस बात को डिसाइड करना होता है कि किस एंट्री के अंतर्गत एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन फॉल करता है, तब यहाँ पर थ्योरी ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन किया जाता है जो कि एक लिस्ट में फॉल करता है और एक्सटेंड होता है दूसरी लिस्ट पर भी, फिर भी उस लेजिस्लेशन को यहाँ पर वैलिड कंसिडर किया जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ये जो डॉक्ट्राइन है ये बेस्ड है ऑन द लीगल मैक्सिम what cannot be done directly cannot also be done indirectly। ये जो डॉक्ट्रीन है इसे तब अप्लाई किया जाता है जब एक पर्टिकुलर लेजिस्लेचर के पास में पावर नहीं थी सर्टन लॉज बनाने की, पर इसके बावजूद भी इनडायरेक्टली ऐसा लॉ कंस्ट्रक्ट किया जाता है ऐसे लेजिस्लेचर के द्वारा, तो इसे कैरेक्टराइज किया गया है एज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। रेसिडुअरी पावर। हर एक परिस्थिति को पहले से ही नहीं जाना जा सकता है, इसलिए जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि बदलते समय के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी काम कर सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए रेसिडुअरी पावर को आर्टिकल 248 में मेंशन किया गया था। जो रेसिडुअरी पावर है उसे सेंटर को प्रोवाइड किया गया है ताकि सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। पार्लियामेंट को असाइन किया गया है कि वो लेजिस्लेट कर सकती है उन पावर्स को जो कि एन्यूमरेट नहीं की गई है यूनियन, स्टेट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में। यहाँ पर यूनियन को इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए रेसिडुअरी पावर्स को जो कि प्रोवाइड की गई है अंडर आर्टिकल 248 स्टेट की ऑटोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। रिपग्नेंसी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लॉ। रिपग्नेंसी तब अराइज होती है जब जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं दो अलग अलग लॉज के, वो एक दूसरे के साथ में इनकंसिस्टेंट होते हैं। यहाँ पर दोनों लॉज को ओबे करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक लॉ कहता है कि ऐसा किया जाए और दूसरा लॉ मना करता है। ITC लिमिटेड वर्सेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पाया गया था कि इनेक्टमेंट्स के बीच में डायरेक्ट कॉलिशन है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि यहाँ पर दोनों लॉज को नहीं रखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर जो लेजिस्लेशन सेंटर के द्वारा किया गया है वो ही प्रिवेल करेगा। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है आर्टिकल 249 टू 253 में कि वो उन फील्ड्स को भी कवर कर सकता है जो एक्सक्लूसिवली स्टेट लेजिस्लेशन की फील्ड्स हैं।
पर यहाँ पर कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। ऐसी कंडीशंस जहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट फील्ड में, वो हैं जब जो राज्यसभा है वो पास करती है रिजोल्यूशन को बाय द सपोर्ट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी और डिक्लेयर करती है कि जो सब्जेक्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट का है। ये कवर करता है आर्टिकल 249। जब नेशनल इमरजेंसी का समय होता है तब यहाँ पर पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो लेजिस्लेट कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट पे जो कि मेंशन किया गया है किसी भी लिस्ट में। ये पावर दी जाती है आर्टिकल 250 के द्वारा। पार्लियामेंट के पास पावर होती है स्टेट के मैटर्स में लेजिस्लेट करने की जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स इस रिजोल्यूशन को पास करते हैं और ऑथराइज़ करते हैं पार्लियामेंट को कि वो लॉ बना सके स्टेट की लिस्ट के लिए। इसे कवर किया जाता है आर्टिकल 252 में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो ट्रीटीज़ और डिसीजंस लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट मैटर्स में। आर्टिकल 253 इस बात को कवर करता है। हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टेट की ऑटोनॉमी को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के द्वारा एक बैलेंस बनाया जाता है कंट्री में। जब पावर को डिवाइड किया जाता है यूनियन और स्टेट के बीच तो यहाँ पर अपने अपने मैटर्स को देखना आसान हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर इसके साथ हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेंटर को ज़्यादा पावर्स प्रोवाइड की गई हैं।